महाविद्यालय के प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्रीमती नेहा शर्मा जी, उपाध्यक्ष सुश्री वर्षा सिंह, महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर रविंद्र कुमार जी, प्रबंध समिति के सभी सम्मानित पदाधिकारी, सदस्यगण, समारोह में उपस्थित विभिन्न विद्यालयों महाविद्यालयों के प्राचार्य, इस महाविद्यालय के सभी फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स, अभिभावक, देवियों, सज्जनों तथा मित्रों, मीडिया के साथियों, सबसे पहले मैं स्वर्गीय सत्यदेव सिंह जी की पुण्यतिथि पर उन्हें सत सत नमन करता हूं, उनकी पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूं। व्यक्तिगत रूप से मैंने हमेशा उन्हें एक मौलिक विचारक, अद्वितीय राजनेता और जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध सांसद और समाजसेवी के रूप में देखा है कि 11वीं लोकसभा में कुछ वर्षों तक मैं भी उनके साथ था और उत्कृष्ट संसदीय होने के नाते उन्होंने जीवन के हर एक क्षण देश की प्रगति और समाज के रूपांतरण के लिए समर्पित किया था। उनके असामयिक निधन से राष्ट्र ने 2020 एक ओजस्वी और प्रतिभाशाली व्यक्तित्व खोया। लेकिन मैं समझता हूं जो महान आदर्श और मूल्य जो वो पीछे छोड़ रहे हैं, जो व्यापक रचनात्मक कार्यों में निरंतर हमारा मार्गदर्शन करें। सत्यदेव सिंह जी ने हमेशा सामाजिक आर्थिक क्रांति का समर्थन किया और अक्सर एक बात कहते थे वो कि स्वतंत्रता का एक ही मूल अर्थ है और वह है समानता। लोकसभा में अपने भाषण के दौरान एक बार उन्होंने जो कहा था मैं उसे उद्धृत करना चाहूंगा। स्वतंत्रता का मौलिक अर्थ है राष्ट्र की समृद्धि में समान हिस्सेदारी और भागीदारी। तब तक वे अपने अधिकार और आजादी का मतलब नहीं समझेंगे। ये सत्यदेव सिंह जी ने 1997 में मैं उनके भाषण की दो अन्य पंक्तियां भी आपके बीच उद्धृत करना चाहूंगा। इस देश और आज की प्रगति के लिए आत्मविश्वास सबसे महत्वपूर्ण चीज है और हम अपने लोगों में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हमें इस पर विशेष ध्यान देना होगा। लड़के लड़कियों की समान रूप से शिक्षा और उनके लिए रोजगार, ये हमारा सर्वोच्च उद्देश्य होना चाहिए। स्वर्गीय सत्यदेव सिंह जी के मौलिक विचारों में राजनीतिक दृष्टा की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। उन्होंने भविष्य की आवश्यकताओं को तथा भारत की चुनौतियों को नजदीक से समझने का प्रयास किया था। आज महाविद्यालय के जिन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया है, मैं उम्मीद करता हूं कि वो भी सत्यदेव सिंह जी के महान आदर्शों के उत्तराधिकारी होने के साथ साथ भारत के भविष्य भी हैं और उनसे राष्ट्र को बड़ी अपेक्षाएं। आज इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं सत्य सरोज फाउंडेशन, महाविद्यालय की प्रबंध समिति, महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय, सभी शिक्षक, अन्य भी जो लोग इससे जुड़े रहे हैं, मैं उन सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रतिभाशाली छात्रों तथा विशेष रूप से फैकल्टी मेंबर से मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा। पूरे देश में प्राइमरी एजुकेशन से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों को राष्ट्र की प्रगति के मुख्य इंजन के रूप में देश देख रहा है। यह एक सुखद बदलाव आया है। आधुनिक भारत, विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए भविष्य की वर्कफोर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग में श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय जैसे शिक्षण संस्थानों को निश्चित रूप से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना होगा। जब विद्यार्थी शैक्षिक संस्थानों से बाहर आते हैं तब उन्हें वास्तविक दुनिया से निपटने, विशेष रूप से अपने प्रोफेशनल कैरियर में आगे बढ़ने
और राष्ट्रीय विकास में भाग लेने के लिए विशिष्ट क्षमताओं का निर्माण हो, ये मैं समझता हूं कि महाविद्यालय का एक महत्वपूर्ण दायित्व बनता है। इस दिशा में यहाँ उपस्थित फैकल्टी मेंबर्स से मैं निवेदन करूंगा कि समर्पित भाव से आपको कार्य करना होगा। यह भी ध्यान रखना होगा कि शिक्षा विद्यार्थियों में स्वतंत्र विचार और वैज्ञानिक चेतना को जन्म दे सके। दशकों के लंबे इंतजार के बाद भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक बहुत ही अमूल्य उपहार, जिसे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहते हैं, दिया है, जो शिक्षा का बदलते जीवन से संपर्क स्थापित करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से ऐसे बदलाव, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऐसे बदलाव को बल दिया गया है जो तीव्र गति से हो रहे वैश्विक परिवर्तनों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। ये सच्चाई है कि दुनिया में पिछले 15 वर्षों में जो बदलाव हुए हैं, खासतौर से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में और बाकी क्षेत्रों में भी, उसे पूरा करने में अगर हम पुरानी व्यवस्था में जी रहे होते तो शायद हजारों वर्ष लग गए। यह तुलना बहुत मायने रखती है। विज्ञान के विद्यार्थी जिज्ञासा स्वरूप पूछ सकते हैं क्यों और कैसे, क्योंकि जिस तेजी से दुनिया बदल रही है, शिक्षा में उस गति से परिवर्तन हम सब दुर्भाग्य से नहीं कर सकते। नई पीढ़ी के बच्चों ने शायद वॉकमैन नहीं देखा होगा, लेकिन फैकल्टी मेंबर्स ने उसका उपयोग किया। 1980 में इस वॉकमैन म्यूजिक सिस्टम का आविष्कार हुआ था। फिर बाद में डिजिटल ऑडियो प्लेयर आया, जिसका आविष्कार 1999 में हुआ। लेकिन म्यूजिक सिस्टम को कॉम्पैक्ट बनाने का आविष्कार यहीं रुका नहीं, यहीं समाप्त नहीं हुआ। अक्टूबर 2001 में एप्पल के आईपॉड का आविष्कार हुआ और 2008 में स्पॉटिफाई लॉन्च हुआ। 1980 से 2008 के बीच 28 साल मानव ने, इंसान ने म्यूजिक सुनने के इंस्ट्रूमेंट में इतने बड़े आविष्कार किए जिन्हें लोग टेक्नोलॉजी का क्रांतिकारी बदलाव भी कहते हैं। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य था कि 34 वर्षों से भी ज्यादा समय तक शिक्षा व्यवस्था में कोई ऐसा बड़ा बदलाव या आमूलचूल परिवर्तन जिसे हम क्रांतिकारी बदलाव कर सकें, नहीं कर सके। तो देते थे। सीनियर सेकेंडरी में बहुत से बच्चे स्कूल छोड़कर चले जाते थे। टीचर्स की अपनी व्यक्तिगत रुचि की वजह से कुछ अच्छे टीचर्स के क्लासेस में विद्यार्थियों की उपस्थिति पूरी रहती थी, विद्यार्थियों की रुचि रहती थी। पुरानी शिक्षा व्यवस्था को ढोते हुए स्टूडेंट्स की चेतना को इतना थका दिया गया था कि क्लासरूम में कोई स्वतंत्र विचार पैदा ही नहीं हो रहे थे। क्लास की, कॉलेज की चारदीवारी में विवेक की ताजी हवा आनी बंद हो गई थी। और इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि ये बात सदैव याद रखिएगा कि ज्ञान का ढेर किताबों से इकट्ठा तो किया जा सकता है, लेकिन विजडम, जिसे हम प्रज्ञा कहते हैं, को प्राप्त करने के लिए मात्र स्वतंत्र विचार और जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी पैदा करनी होगी। सिर्फ मन मस्तिष्क की खिड़की खोलने की हमें जरूरत है, लेकिन विद्यार्थी को ठीक हमने लंबे समय तक उल्टा सिखाया। कोई विद्यार्थी सवाल करता है तो उसे बताया जाता है कि सवाल करने की जरूरत नहीं, जो पढ़ाया जा रहा है बस उसे याद करो। बापू एक बात वो आपको उतना समझ में नहीं आता है, जिनका हाथों से आप प्रयोग करते हैं वो जल्दी समझ में आता है। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सबसे बड़ा योगदान क्या हो सकता है? ये कॉलेज के कैंपस को नई रामानुजन का नाम आपने से अनेक साथी ने सुना होगा, देश के सबसे बड़े मैथमेटिशियन। मुझे लगता है कि इससे बड़ा गणितज्ञ इस देश में कोई पैदा नहीं हुआ।
आप में से अनेक लोग शायद जानते होंगे कि जब 11 वर्ष के रमानुजन थे तो बिना मैथमेटिक्स का क्लास अटेंड किए स्वयं सीखते सीखते सिर्फ 2 साल के अंदर उन्होंने 13 वर्ष की उम्र में एडवांस ट्रिग्नोमेट्री को हल करने के लिए अपने खुद की थियरी डेवलप कर ली थी। बाद में जब उन्हें कॉलेज भेजा गया तो बायोलॉजी की क्लास अटेंड करने की बजाय वो मैथमेटिक्स हल कर रहे थे। ये सकारात्मक परिवर्तन की गति को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी शुरू की है उसका मुख्य उद्देश्य यही है। ये दुनिया में जो शब्द प्रचलित हुए हैं उनके लिए नए हैं। हमारे यहाँ शब्द हमारे पूर्वजों ने इजाद किया। मैं क्यों वो सिकंदर और पोरस दोनों को जानते हैं, लेकिन शायद कम लोगों को पता होगा कि सिकंदर और पोरस की दोस्ती क्यों हुई। जब सिकंदर ने तय किया आक्रमण करने का, गुप्तचर आए, मगध की सेना को देखा और जाकर के सिकंदर को बताया कि हजारों की संख्या में तलवार लेकर घोड़े और हाथी पर मगध की सेना के बहादुर जवान आपका इंतजार कर रहे हैं। असंख्य लोग पैदल सेना के रूप में तलवार लेकर युद्ध के लिए प्रतीक्षा रखी। सिकंदर के पांव उखड़ गए थे। सिकंदर वापस लौट रहे थे। रास्ते में पोरस से भेंट हुई और पोरस ने उसे एक बहुत ही अमूल्य उपहार दिया। वो उपहार था इग्नॉट स्टील, जो भारत ही बनाता था। दुनिया की सबसे बेहतरीन तलवार भारत में पैदा होने वाले स्टील से बनती है। सर आइजैक न्यूटन दुनिया के बड़े वैज्ञानिक थे। थियरी ऑफ ग्रेविटी, पास नेविगेशन माने समुद्र में पानी के जहाज कैसे चलेंगे, इसके समाधान का रास्ता साइंस के पास है। जिस दिन सर आइजैक न्यूटन ब्रिटिश पार्लियामेंट में भाषण दे रहे थे उसके सैकड़ों वर्ष पहले हमारे नाविक, हमारे सेलर्स पानी के जहाज में भारत में उत्पादित मालों को लेकर के सुदूर दक्षिण अफ्रीका तक जाते थे। यहाँ से टेक्सटाइल का सामान हो, स्टील हो, ये सब चीजें हम दुनिया के दूसरे देशों में भेजते थे। और सोने की चिड़िया हम इसलिए नहीं बने थे मित्रों कि हमारे पास सोने की बहुत खदान थी। हमारे पास गोल्ड माइन्स इतनी आज भी नहीं है ना, पहले थी। ये सामान हम दुनिया के बाजार में बेचते थे और वहां से गोल्ड लेकर के आते थे। एक सक्रोता करके द्वीप है दक्षिण अफ्रीका के आगे, आप जाएंगे तो वहां भी हम अपने प्राचीन सभ्यता पर गौरव का भाव हमारे अंदर पैदा हो। जब समाज गौरव के भाव से आगे बढ़ता है वही समाज, मैं समझता हूं कि प्रेरणा लेकर खड़ा हो सकता है। आप सभी अपनी जीवन यात्रा के ऐसे मोड़ पर हैं जब आपको भविष्य की प्लानिंग करनी है। एक बात और कहूंगा कि अपने मन में संतोष का भाव अगर आवे तो उसे निकाल लीजिएगा, कभी सेटिस्फाई मत होइए। सबसे बड़ा अवरोध है क्रिएटिविटी तभी आती है जब आप अनसेटिस्फाइड रहते हैं। मन में संकल्प लेते हैं कभी तो बहुत कुछ करना है, ये करेंगे। उस सोच से सृजन की यात्रा प्रारंभ होती है, नया हौसला मिलता है और तब आपकी जीत तय होती है। एक कहानी सुनाकर बात खत्म